गुड मॉर्निंग 12th। पिछले क्लास में हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है जीन के ऊपर, डीएनए के ऊपर, तो वहां पे एक डिजीज़ कॉज कर सकता है। दिस डिजीज़ इज कॉल्ड जेनेटिक डिजीज़। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस जेनेटिक डिजीज़ इनटू टू टाइप्स, that is in the form of Mendelian disease and another in the chromosomal disease। तो जेनेटिक डिजीज़ को मेंडालियन और क्रोमोजोमल डिजीज़ में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेंडालियन डिजीज़ के बारे में। मेंडालियन डिजीज़ होता क्या है? तो जनरली म्यूटेशंस के प्रॉब्लम के वजह से या अल्टरनेशन ऑफ जीन के प्रॉब्लम के वजह से मेंडालियन डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस डिजीज़ में जनरली होता क्या है कि स्पेशल टाइप का रिसेसिव और यहाँ पे डोमिनेंट दोनों फेज में हो सकता है ये डिजीज़। और इस डिजीज़ में मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। कैरियर कहने का मतलब जो डिजीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ हम मेंडालियन डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं मेंडालियन डिजीज़ होता क्या क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, फिनाइलक्यूटिनेरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंडालियन डिजीज़ हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम्स या उनके किसी भी कैरियर्स के बॉडी में अल्टरनेशन ऑफ जीन के वजह से ये डिजीज़ में भी कॉज कर सकता है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स का डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया एंड फिनाइलक्यूटिनेरिया, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलियन डिजीज़ के बारे में डिटेल में होता क्या है ये। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अगर बॉडी में जो जीन का प्रेजेंटेशन होता है तो सिंगल जीन में भी अगर अल्टरनेशन कॉज करे, अल्टरनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ अ जीन, तो सिंगल जीन में भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ भी मेंडेलियन डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। या अगर म्यूटेशंस कॉज करे, म्यूटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, सडन चेंजेस ऑकर्स इन अ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर में भी किसी तरह का अगर चेंजेस वैरी करे या जीन में किसी तरह का अल्टरनेशन कॉज करे तो वहाँ मेंडेलियन डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेंडेलियन डिजीज़ रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों नेचर का हो सकता है। पी डिग्री एनालिसिस के थ्रू हम अपने फैमिली चार्ट को बनाकर वहाँ हम देख सकते हैं अगर फैमिली में किसी को मेंडेलियन डिजीज़ हो गया है तो उन फैमिली मेंबर्स के वजह से और कौन कौन से मेंबर्स सफ़र कर सकते हैं, तो हम डिटेल में देखते हैं। मेंडेलियन डिजीज़ में बी डोमिनेंट और रिसेसिव विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पी डिग्री एनालिसिस। तो पी डिग्री एनालिसिस प्रोसेस के थ्रू हम मेंडेलियन डिजीज़ को जांच कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स में अगर कोई एक कैरियर है तो उसके वजह से और कौन कौन से फैमिली मेंबर्स इसके कैरियर बन सकते हैं। मेंडेलियन डिजीज़ रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों नेचर का होता है। दिस डिजीज़ में बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स। अगर फैमिली मेंबर में कोई अगर इस डिजीज़ का कैरियर है तो उसके होने वाले नेक्स्ट जनरेशन यानी डॉटर या सन जो भी हो तो उसमें इसका कैरियर का पॉसिबिलिटी 100% होता है। यानी ये डिजीज़ ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट्स से ट्रांसमिट करता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटिनेरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। These are common types of Mendelian disease, but we have to study here about hemophilia, sickle cell anemia and phenylketonuria in your syllabus। तो सबसे पहले हम हेमोफीलिया के बारे में देखते हैं। हेमोफीलिया होता क्या है? जनरली ब्लड में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, जब ब्लड स्टॉप ही ना हो, यानी माइनर कट होने के बाद भी अगर
कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता रहे तो ये शो करता है उस इंसान के अंदर कि ही और सी मे बी कैरियर ऑफ हेमोफीलिया। यहाँ होता क्या है, जनरली बॉडी में एक हेपरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो प्लेटलेट्स के साथ और विटामिन के साथ तीनों आपस में मिलकर ब्लड को कोगुलेट करने यानी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। जब हमारे बॉडी में किसी तरह का कट होता है, इट मे बी माइनर और मेजर, देन एट दैट टाइम विटामिन के दैट इज प्रेजेंट इन योर लीवर एंड हेपरिन प्रोटीन with platelets present as a component of blood, ये तीनों मिलकर ब्लड को कोगुलेट करने का काम करता है। तो हेमोफिलिक केस में क्या होता है, जनरली अगर बॉडी में किसी भी तरह का कट हो जाए तो कट होने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता है और इस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के दौरान हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड एक्सक्रीट हो जाता है जिससे हम वीक हो सकते हैं। तो ये हेमोफिलिक पेशेंट का साइन है। डिटेल में देखते हैं हम हेमोफीलिया होता क्या है। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये रिसेसिव डिजीज है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। हेमोफीलिया इज मोस्टली सीन इन फीमेल्स। हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जो मोस्टली फीमेल्स में होता है, यानी हेमोफीलिया डिजीज से मोस्टली फीमेल्स कैरियर होती हैं और उनके वजह से ये डिजीज़ ट्रांसमिट होकर उनके सन में सबसे ज़्यादा जाने का चांसेस होता है। अगर किसी फैमिली मेम्बर्स में कोई पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, तो अगर फीमेल हेमोफिलिक पेशेंट है, दैट मीन्स इफ फीमेल इज कैरियर ऑफ हेमोफीलिया डिजीज, देन मे बी 100% चांसेस ऑकर्स ड्यू टू दिस फीमेल मदर it transmit to her child, मेल चाइल्ड। तो माँ से उसके बेटा में जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। हेमोफीलिया कैरियर के केस में माँ सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं। अगर किसी पेरेंट्स में फैमिली के अंदर माँ अगर इस डिजीज़ की कैरियर है तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट होकर उसके सन में जाएगा, डॉटर में नहीं, सन में जाएगा। अगर फादर कैरियर होते तो फादर से सीधे डॉटर में जाता, लेकिन अगर मदर कैरियर है तो सन में जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम क्वीन विक्टोरिया में देखा गया था हेमोफीलिया का प्रॉब्लम और उनके वजह से पूरा फैमिली उनका हेमोफिलिक कैरियर हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। It can be transmitted from unaffected carrier female. Hemophilia is mostly seen in females. In this disease, a single protein affected that helps to clotting of blood. That protein is called heparin protein. This single protein which destroy at that in the patient of hemophilia. This protein is called heparin protein, which is by the help of vitamin K and platelets helps to clotting at the time of bleeding. तो हेपरिन प्रोटीन होता है which affects that helps to clotting of blood while कट होने के दौरान। Due to these individuals having non-stop bleeding at the time of minor cut, तब क्या होता है, जब हेपरिन अफेक्टेड हो जाता है, हेपरिन डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, यानी यहाँ प्लेटलेट्स और विटामिन के दोनों मिलकर ब्लड को क्लॉट नहीं कर सकता। ए हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल ऑफ अ हेमोफीलिया में ट्रांसमिटेड दिस डिजीज टू हर सन। अगर किसी फैमिली में मदर कैरियर है तो मदर के वजह से उसका सन अफेक्टेड होता है, डॉटर नहीं। अगर फादर कैरियर होता तो फादर की वजह से डॉटर डिजीज कैरियर बनती, सन नहीं। तो यहाँ मदर कैरियर है तो मदर के वजह से सन होता है, क्योंकि मोस्टली हेमोफीलिया के केस में मदर ही कैरियर होती है। तो फीमेल कैरियर अगर होंगी तो उसका जो सन होगा, सन उसके वजह से अफेक्टेड होगा।
तो दिस वाज फर्स्टली सीन इन क्वीन विक्टोरिया एट द टाइम ऑफ पी डिग्री एनालिसिस। Many family members can be affected by her in his family। क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले हेमोफीलिया का प्रॉब्लम देखा गया था, जिसके वजह से उनके फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स अफेक्टेड हो गए थे। दिस X-linked recessive shows transmission from carrier female to the male progeny। यहाँ X-linked recessive कहने का मतलब क्या, जो फीमेल होती है वो जनरली X होती हैं, तो X-linked इसको बोलते हैं, X-linked रिसेसिव नेचर। तो X-linked रिसेसिव फीमेल कैरियर है, जिसके वजह से ट्रांसमिट करके ये मेल प्रोजेनी को भी डिस्ट्रॉय करेगी। मोस्टली हेमोफीलिया के केस में फीमेल ही कैरियर होती है और फीमेल के वजह से ही ट्रांसमिट करके ये मेल में इंटर कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अगर कोई फीमेल कैरियर है, मेल के साथ जब सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो वहाँ मेल प्रोजेनी में भी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हेमोफीलिया का ऑकर्स हो जाता है। तो इस तरह से हेमोफीलिया में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिनाइलक्यूटेनेरिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जनरली आरबीसी जो होता है ये बाइकॉनकेव शेपेड स्ट्रक्चर का होता है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड के प्रेजेंस के वजह से उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंसेस आ जाता है तो उसके वजह से इसके कोडोन में चेंजेस आ जाता है, और कोडोन में चेंज आने के बाद हेमोग्लोबिन का जो प्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, यहाँ पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और इस पॉलीमराइजेशन के दौरान आरबीसी का जो शेप साइज है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, it may be changes into sickle like or elongated form। तो ग्लूटामिक एसिड और वैलिन 2 स्पेशल टाइप का एमाइनो एसिड का प्रेजेंटेशन होता है। जनरली ह्यूमन बीइंग में 20 टाइप्स का एमाइनो एसिड पाया जाता है। इसमें से 10 एमाइनो एसिड हमारे बॉडी में ही बनते हैं और 10 एमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस के थ्रू हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है। तो देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड इन विच 2 स्पेशल टाइप ऑफ एमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड और वैलिन। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड्स और वैलिन में किसी भी तरह का डिफेक्शन आ जाता है, उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप का कोडोन पाया जाता है जो GAG और GUG के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कोडोन सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म कर जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन लो अमाउंट में पहुँचने के वजह से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन हो जाता है, और इस पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे बाइकॉनकेव शेपेड आरबीसी का जो शेप साइज है ये चेंज होकर इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ कैरियर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और अगर मेल फीमेल दोनों कैरियर हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग भी कैरियर होंगे। लेकिन मेल फीमेल दोनों में से कोई एक अगर कैरियर है तो वहाँ 50% प्रोबेबिलिटी बनता है उनके ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी को कैरियर होने में। यानी अगर फादर या मदर दोनों में से कोई एक अफेक्टेड होगा तो उनके प्रोजेनी में मात्र 50% ही प्रोबेबिलिटी बनता है अफेक्टेड होने का। तो यहाँ हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में। दिस इज ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दिस डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील। जनरली ऑटोजोमल डिजीज कहने का मतलब ये होता है
सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जितने भी क्रोमोजोम रिमेन्स रहते हैं 22 पेयर्स में, दे आर कॉल्ड ऑटोजोमल क्रोमोजोम। तो जनरली ऑटोजोमल क्रोमोजोम में ही किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस आना यहाँ सिकल सेल एनीमिया को कॉज करवाता है। तो ये डिजीज़ मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। अगर पेरेंट्स मतलब दोनों अगर कैरियर हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन केस ऑफ होमोजाइगस इट में बी फिनोटाइप, अगर होमोजाइगस नेचर का होगा, एक जैसा क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होगा, तो ये फिनोटाइपिक नेचर, ये डिजीज फिनोटाइपिक नेचर का होगा। कहने का मतलब ये ट्रेट या कैरेक्टर के वजह से पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में गया है। अगर वही ये हेट्रोजाइगस के फॉर्म में रहेगा, जहाँ सब्स्टिट्यूट करके हेमोग्लोबिन ए और हेमोग्लोबिन एस का फॉर्मेशन होता है, तो इसके वजह से ये शो करेगा कि ये रिसेसिव नेचर का है। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी होमोजाइगस पेरेंट को हुआ है, कहने का मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम शेप साइज वाला है और सेम हेमोग्लोबिन का प्रेजेंटेशन है, तो उनके अलील में किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो उस नेचर को हम फिनोटाइपिक बोलेंगे। लेकिन अगर किसी हेट्रोजाइगस वाले में प्रॉब्लम हो गया, जहाँ HbA और HbS नाम का डिफरेंट टाइप्स का हेमोग्लोबिन का प्रेजेंटेशन है उनके ब्लड में, तो वैसे पेशेंट में ये रिसेसिव नेचर का डिजीज़ होगा। तो ये सिंगल एलील के प्रेजेंस के वजह से इसके डिसऑर्डर्स को मेंटेन या कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिंगल एलील इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय दिस डिजीज एंड कॉज्ड सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे इन केस ऑफ होमोजाइगस इट मे बी फिनोटाइप, बट इन दिस डिजीज कैरियर मे बी हेट्रोजाइगस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HbA एंड HbS। ये हेमोग्लोबिन A है, हेमोग्लोबिन एस है। ये हेमोग्लोबिन एक तरह का ब्लड को फॉर्मेशन कराने वाला प्रोटीन है, जो आयरन के साथ मिलकर हेमोग्लोबिन, हिम का मतलब आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये दोनों आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन कराता है बोन मैरो ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो HbA और HbS नाम का ये दो हेट्रोजाइगस नेचर का हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर ब्लड में पाया जाएगा तो ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करने का कारण बनेगा। वेयर ओनली 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर कोई पेरेंट्स में से कोई एक ही मेंबर अगर कैरियर होंगे तो ओनली 50% प्रोबेबिलिटी में ऑकर्स टू ट्रांसमिट इनटू प्रोजेनी। दोनों कैरियर होंगे तो 100%, कोई एक कैरियर होगा तो 50%। In this disease, defection is caused by due to substitution of glutamic acid. Glutamic acid एक amino acid का नाम है. It's not an acid. It's a name of amino acid. Amino acids are made up of proteins, which are very essential in the formation of and growth and development of our body systems. तो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में हर जगह एमाइनो एसिड का प्रेजेंटेशन होता है। दिस कम्स बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस व्हेन वी फीड्स ओवर दिज। तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, तो इन न्यूट्रिशंस के थ्रू ही 10 different types of amino acids comes in our body and 10 types of amino acids, they are called non-essential amino acids are formed in our body. तो 10 तरह का एमाइनो एसिड जिसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं वो हमारे बॉडी में ही बनता है, और 10 ऐसे एमाइनो एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस को जब हम खाते हैं तो उस दौरान हमारे बॉडी में इसेंशियल एमाइनो एसिड्स के रूप में हमारे बॉडी में आते हैं। तो उसी में से एक एमाइनो एसिड है डैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड, इसको GLU से डिनोट करते हैं। तो ये ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर जाता है वैलिन में, वैलिन भी एमाइनो एसिड का नाम है, तो इसको VAL से डिनोट करते हैं। एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोब्यूलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है चेन के रूप में, और उस चेन में जो प्रेजेंटेशन होता है बीटा ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन का,
तो ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, और ये हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। तो 6th पोजीशन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ अ हेमोग्लोबिन सब्स्टिट्यूटेड बाई वैलिन एमाइनो एसिड ऑन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन नाम का एक एमाइनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जो कि 6th पोजीशन पे रहता है बीटा चेन ऑफ अ हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में। ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन बीटा ग्लोबिलिन जीन, तो बीटा ग्लोबिलिन जीन जो यहाँ पर मदद कर रहा है, कन्वर्ट्स बाय GAJ इंटू GUG। तो GAJ से GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों कोडोन्स का नाम है। कोडोन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रिपलेट फॉर्म में पाया जाता है, यानी 3 अल्फ़ाबेटिकल लार्ज वर्ड में हम इसको डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इसको। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, जहाँ 3 अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, कोडोन बोलते हैं। कोडोन करने का मतलब विच कोड्स अ स्पेसिफिक जीन। तो बॉडी में बहुत सारे जीन्स का प्रेजेंटेशन होता है, तो कोई पार्टिकुलर जीन्स को कंट्रोल करने के लिए या उसको कवर करने के लिए स्पेशल टाइप का कोडोन का प्रेजेंटेशन होता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ क्या होता है, बीटा ग्लोबुलिन चेन में डिस्टरबेंस आ गया, तो वहाँ जो बीटा ग्लोबुलिन जीन का प्रेजेंटेशन होता है, ये जीन में GAG नाम का कोडोन का प्रेजेंटेशन था, जो इसके डिस्टरबेंस होने के वजह से GAJ नाम का कोडोन GUG में कन्वर्ट हो गया। तो GAJ कोडोन का नाम है जो बीटा ग्लोबुलिन जीन को कंट्रोल करता है, और ये जीन बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे GAJ नाम का कोडोन था, ये GUG में कन्वर्ट कर गया। तो ये कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन के वजह से हुआ, जहाँ ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो गया था। They are special types of codons which helps to code these genes, where polymerization of hemoglobin molecules occurs due to presence of low oxygen। तो लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जहाँ पॉलीमराइजेशन हो जाता है हेमोग्लोबिन का, और इस पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके 6th बीटा ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ बीटा ग्लोबुलिन नाम का जीन GAJ नाम के कोडोन के साथ उसको कंट्रोल करने का काम करता है, वहाँ ग्लूटामिक एसिड के वजह से, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन का प्रेजेंटेशन हो जाने के वजह से यहाँ GAJ नाम के जीन्स के ऊपर GUG नाम का कोडोन कंट्रोल कर रहा है अब। तो ये डिस्टरबेंस हुआ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से, जिसके वजह से क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा RBC का, जो बाइकॉनकेव शेप में था, अब ये बाइकॉनकेव से सीधे सिकल सेल्ड या इलोंगेटेड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर गया है। तो polymerization of hemoglobin molecules occurs due to presence of low amount of oxygen, which causes the changes of shape of RBC from biconcave to sickle-like elongated shape and causes this disease। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कैरियर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों कैरियर होंगे तो उनके बच्चे भी कैरियर्स होंगे, बच्चे भी इस डिजीज़ से अफेक्टेड होंगे। दोनों में से कोई एक अगर कैरियर होंगे तो कोई एक ही बच्चा में 50% प्रोबेबिलिटी बनता है अफेक्टेड होने का। यहाँ हमने बताया सिकल सेल एनीमिया में हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट कर जाता है। तो हेमोग्लोबिन में RBC जो प्रेजेंट है इसका शेप साइज बाइकॉनकेव शेप का होता है, बाइकॉनकेव लेंस जैसा होता है ना, वैसा ही टाइप का शेप होता है। तो बाइकॉनकेव शेपेड स्ट्रक्चर से ये कन्वर्ट करके सिकल शेपेड स्ट्रक्चर इलोंगेटेड फॉर्म में हो जाता है। यहाँ कन्वर्सन का मेन कारण लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ता है, जहाँ हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोडोन्स के प्रॉब्लम में यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ GAJ नाम का कोडोन GUG में कन्वर्ट कर गया है, फिर ग्लूटामिक एसिड नाम का एमाइनो एसिड वैलिन नाम के एसिड में कन्वर्ट कर गया है। तो ये स्पेशल टाइप का एमाइनो एसिड है और ये स्पेशल टाइप के कोडोन्स है जो जीन के फॉर्म में इस बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन को कोड करने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लो अमाउंट के प्रेजेंस के वजह से इस तरह का डिस्टरबेंस हुआ और सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज़ को कॉज किया। तो इट्स अ टाइप ऑफ मेंडालियन डिजीज़ वेयर अफेक्शन ऑफ जीन कैन बी इजली सीन हियर ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ जीन दिस डिजीज ऑकर्स। नेक्स्ट इज फिनाइलक्यूटिनेरिया। यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इज फिनाइलक्यूटिनेरिया। फिनाइलक्यूटिनेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ एक एंजाइम के अब्सेंस के वजह से ये फिनाइलक्यूटिनेरिया में एक एमाइनो एसिड का प्रेजेंटेशन होता है, डैट इज़ फिनाइल एलिनिन। तो एक एंजाइम के अब्सेंस के वजह से ये फिनाइल एलिनिन नाम का एमाइनो एसिड कन्वर्ट कर जाता है एक अलग फॉर्म में और ये कन्वर्ट करके ट्रायोसिन में बदल जाता है। ट्रायोसिन भी एक एमाइनो एसिड का ही नाम है। तो ट्रायोसिन में बदलने के वजह से ही अब ये एक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, फिर से फिनाइल एलिनिन नाम का ये एमाइनो एसिड, जिसको बोलेंगे फिनाइल एलिनिन पायरोविक एसिड। तो इसके कन्वर्सन के वजह से मेंटल रिटार्डनेस और किडनी का प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फिनाइलक्यूटिनेरिया नाम का मेंडालियन डिसऑर्डर्स कैरियर इंडिविजुअल को। तो हम देखते हैं फिनाइलक्यूटिनेरिया होता क्या है। दिस इज ड्यू टू ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें भी क्या होता है कि ऑटोजोमल क्रोमोसोम वाले पेशेंट ही यहाँ देखने को मिलता है, यानी ये सेक्सुअल या सोमैटोजोमल क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये जनरली डिस्ट्रॉय किसको करेगा, जो ऑटोजोमल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो उस पेयर की वजह से जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होकर ऑफस्प्रिंग से उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया है, तो उसके वजह से ये रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट को ही डिस्ट्रॉय करेगा। पिछले क्लास में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने सीखा जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज मेंडालियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। तो आज हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स दो तरह का होता है, एक एन्यूप्लॉइडी, दूसरा पॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग का मैं बात कर रहा हूँ, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें से मैंने बताया था कि 22 पेयर क्रोमोजोम जो होता है इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं, और लास्ट का जो पेयर होता है यानी 23rd पेयर, इसको हम सोमैटोजोम्स या सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, जो मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो इस बेसिस पर हम अगर इस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में देखें तो किसी भी रूप में अगर क्रोमोजोम का डिफिशियंसी या एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम का ऐड हो जाना या किसी भी एबनॉर्मल तरीके से अरेंजमेंट हो जाना क्रोमोजोम्स का, इस डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम की वजह से ही क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेज ऑकर्स होते हैं। तो हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स आर दोज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स which is caused due to abnormal or excess or less amount of presentation of chromosomes। तो हम देख रहे हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं फिर से। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स इज caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर क्रोमोजोम का जो पेयर होता है 23 पेयर्स होता है, जहाँ टोटल 46 क्रोमोजोम होगा, तो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स में या किसी सिंगल पार्टिकुलर क्रोमोजोम्स में का अगर अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं है, बॉडी के अंदर क्रोमोजोम का जो प्रेजेंटेशन है उस क्रोमोजोम में
टोटल 46 क्रोमोसोम में 45 ही है या 47 हो गया, यानी एक घट गया या एक्सेस बढ़ गया, या अरेंजमेंट जो उसका है टोटल 46 क्रोमोसोम का ये एबनॉर्मल तरीके से है, तो इसके वजह से जो डिफिशियंसी ऑकर्स होगा, दिस डिफिशियंसी इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो फिर से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ, मतलब क्रोमोसोम का टोटल नंबर उसमें कम हो जाना, और एक्सेस जो टोटल नंबर उसमें बढ़ जाना, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट जो टोटल नंबर है उसमें एबनॉर्मल ढंग से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शेप साइज का अरेंज्ड होना, इसके वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी में देखते हैं क्या होता है, यहाँ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन which results into gain or loss of a chromosome which called aneuploidy। सेल डिवीज़न जब हमारे बॉडी में होता है उस दौरान मैंने बताया था क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसमें 4 आर्म्स पाया जाता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ये पेयर्स में रहता है। तो क्रोमोसोम में जो आर्म्स का प्रेजेंटेशन होता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिड। तो इन दिस केस arrangement of chromatids or structure of completely formed chromatids having any trouble or problems at the time of cell division, at that time it may be lose or may be gain, कभी मोर अमाउंट में या तो कभी घट जाएगा। इस वजह से जो क्रोमेटिड के अंदर चेंजेस आएगा सेल डिवीज़न के दौरान, इसी को हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी। फिर से देखते हैं, एनीप्लॉइडी इज डिफाइंड एज फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी क्रोमैटिड्स का जो अरेंजमेंट रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, इसका फेल होना, स्ट्रक्चर डैमेज होना ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इनटू गेन और लॉस। इसके वजह से या तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड्स इंक्रीज कर जाएगा या तो लो अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड्स डिक्रीज कर जाएगा। इच कॉल एनीप्लॉइडी। तो एनीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डाउन्स सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये एनीप्लॉइडी के एग्जाम्पल है, जहां नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल इट मे बी गेन और लॉस। तो इसके वजह से क्रोमोसोम का नंबर भी घट जाता है या तो बढ़ जाता है, जो इन दोनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, डाउन्स में और टर्नर्स में। सेकेंड टाइप है पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनिन्स आफ्टर टेलोफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल which results into increases in whole set of chromosomes of an organism. This phenomenon is known as polyploidy. साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी जब साइटोप्लाज्म का डिफ्रेंशिएशन होता है या साइटोप्लाज्म के बीच में जो डिवीजन टेक्स प्लेस होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेल डिवीजन साइकिल के दौरान, जहां साइटोकाइनेसिस में प्रेजेंट टेलोफेज स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिवीजन। इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन में 2 तरह का टाइप होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो उसमें से एक फेज है टेलोफेज। यहाँ टोटल 5 स्टेजेस होता है, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें से टेलोफेज एक स्टेज है जो सेल डिवीजन में होता है मियोसिस के दौरान। तो इस फेज में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल डिवीजन जब होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो टोटल 23 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में क्रोमोसोम का जो नंबर है टोटल और बढ़ जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन साइकिल इन टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, इन मियोसिस फेज at the time of cytokinesis division, these abnormalities
और दिस फिनोमिनन और दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीपोलाइडी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाना, अप्रूपी इंक्रीज कर जाना या डिक्रीज कर जाना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है, जिसके वजह से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स होता है। तो पॉलीपोलाइडी का जो फॉर्मेशन होता है ये मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है उस एग्जाम्पल हो गया पॉलीपोलाइडी का। फिर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से ही रिलेटेड एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब हम देखते हैं क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोजोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल मे लैक वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम बॉडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी और मोनोसोमी। कभी कभी ऐसा होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बढ़ जाता है हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न के दौरान एबनॉर्मलिटीज़ आने के क्रम में, या म्यूटेशंस का प्रॉब्लम की वजह से, या अल्टरनेशन ऑफ जीन्स के प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी तरह का जब एबनॉर्मलिटीज़ हमारे बॉडी में आता है उस दौरान क्रोमोजोम का नंबर जो होता है ये बढ़ जाता है, और क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाने की वजह से ही ये ट्राइसोमी या मोनोसोमी जैसे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। और इस दौरान यहाँ क्रोमोजोम का जो नंबर है टोटल ये बढ़ जाता है, जिसके वजह से ट्राइसोमी या मोनोसोमी जैसे डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स दैट इज डिवाइडेड इनटू टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लिफिंटर सिंड्रोम। तो ये सारे सिंड्रोम्स एनीपोलॉइडी का एग्जाम्पल है, जहां हम देखेंगे पारी पारी से सबके बारे में। तो फर्स्ट डिसऑर्डर्स है यहाँ पे डैट इज़ डाउन्स सिंड्रोम। लैंगडन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1866 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड एक इंडिविजुअल में इस तरह के डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर के केस में 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है ना ये अफेक्टेड हो जाता है। तो 21वां नंबर क्रोमोजोम के अफेक्टेड होने के वजह से आउट ऑफ टोटल 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस स्पेशल टाइप ऑफ सिम्टम्स क्लियरली विजिबल in the individual, that is retardedness of mental, increasing of palm, हथेली का बढ़ जाना, खुला हुआ मुंह, जीभ बाहर निकला हुआ, शॉर्ट ब्रेन का प्रोडक्शन, इसके बाद फिर बॉडी का डेवलपमेंट में स्टॉपेज हो जाना। तो इस तरह का सिम्टम्स नज़र आता है डाउन सिंड्रोम वाले केस में। तो हम फिर से देखते हैं डाउन सिंड्रोम को, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर which occurs due to presence of an additional copy of chromosome number 21। इसको ऐसा भी बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21, which was first observed by Langdon Down, साइंटिस्ट का नाम है, in 1866। इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या है, तो मेन सिम्टम्स है यहाँ पे स्मॉल राउंडेड हेड, फॉरवर्ड टंग, जीभ खुला हुआ, माउथ और जीभ बाहर निकला हुआ, फर्केटेड टंग भी उसको बोल सकते हैं हम, और स्मॉल राउंड, फिर से पार्शियली ओपन माउथ, इंक्रीजेज और ब्रॉड प्लम, हथेली का चौड़ा होना, रिटार्डनेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो ये स्पेशल टाइप का सिम्टम्स है जो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड किसी भी इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा। डाउन सिंड्रोम मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है। यहाँ पे 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में डिफिशियंसी या किसी भी रूप में एबनॉर्मलिटीज़ के प्रॉब्लम की वजह से डाउन सिंड्रोम कॉज होता है, जहाँ खुला हुआ मुंह, चौड़ा जीभ, बाहर निकला हुआ जीभ, इसके बाद चौड़ा हथेली, छोटा माथा, कुछ इस तरह का सिम्टम्स नज़र आता है डाउन सिंड्रोम के केस में। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जनरली होता है, ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 हुआ तो 45 क्रोमोजोम्स ही यहाँ पर रिमेंस बच पाता है, और 46 जो लास्ट होता है उसमें ये एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है या किसी भी तरह का
म्यूटेशंस आ जाता है जिससे क्रोमोजोम वहाँ का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम के ऑब्सेंस के वजह से या डिस्ट्रॉय होने की वजह से या उसमें किसी भी रूप में एबनॉर्मलिटीज आने की वजह से ये फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम्स ऑकर्स होता है, जहाँ 45 क्रोमोजोम्स ही रिमेंस बचे रह जाते हैं। इसके वजह से फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, बॉडी का शेप साइज छोटा हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कम होता है, यहाँ तक कि फीमेल स्ट्राइल हो सकती हैं, ओवरीज रिटार्डेड हो जाता है, यानी ओवरीज का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये एबनॉर्मलिटीज आ जाता है। कुछ इस तरह का टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो वहाँ पे एक्स ओ लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। देन इन टोटल नंबर 1 क्रोमोजोम डिक्रीजेज एंड बिकम्स 45। टोटल रिमेन्स 45 क्रोमोजोम ही होता है। इट इज सीन इन फीमेल। ड्यू टू दिस फीमेल बिकम्स स्ट्राइल वेयर ओवरी इज रिडूमेंट्री सेपेड, यानी ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का बन जाता है, जिसके वजह से ओवम का सिक्रीशन यानी ओवल्यूशन प्रोसेस कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाता। एंड ऑल्सो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सीन देयर, शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड undeveloped feminine character is the main symptoms related to Turner syndrome, where total number of chromosomes remains 45, and due to last pair of chromosome this abnormality is seen in female. Last one is Klippinter syndrome. Now we seen what is it. Last one is Klippinter syndrome. इस सिंड्रोम में देखने को मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 से 47 हो जाता है। यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम एडिशनल फॉर्म के रूप में सेट हो जाता है, जिससे मेल में स्टेरिलिटी आ जाता है। क्लिफिंटर सिंड्रोम जनरली मेल में ही होता है, जिसमें स्टेरिलिटी आ जाता है और फीमेल का कैरेक्टर्स मेल के अंदर डेवलप कर जाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ मुस्कुलिन characters also develops in male. तो development of breast in case of male is called gynecomastia. तो gynecomastia प्रोसेस का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे मेल में सारा कैरेक्टर्स फीमेल वाला चला आता है, और यहाँ इस मेल को थर्ड जेंडर के कैटेगरी में हम रखेंगे। तो एक्स क्रोमोजोम के इंक्रीजमेंट के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 से 47 हो जाता है। तो क्लिफिंटर सिंड्रोम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ जीनेटिक और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम विच रिजल्ट्स इनटू एक्स एंड XY लास्ट पेयर था मेल में, ये 23rd पेयर, जहाँ एक्स क्रोमोजोम और आकर जुट गया। Then total number of chromosomes, then total 46 number of chromosomes becomes, which is seen in an male due to this overall musculine developments, यानी फीमेल वाला डेवलपमेंट seen in male. Such individuals are sterile. मेल में इस तरह का जब क्लिफिंटर सिंड्रोम से कोई भी मेल इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है तो वो स्ट्राइल हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। When development of breast arises in male individual, this process is called gynecomastia. तो gynecomastia एक प्रोसेस है जिसमें मेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, वेयर एराइजेज ऑफ ब्रेस्ट क्लियरली सीन। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट का जो ये प्रोसेस है मेल में गाइनोकोमेस्टिया कहलाता है, एंड दिस गाइनोकोमेस्टिया ऑकर्स ड्यू टू क्लिफिंटर सिंड्रोम। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स के बारे में हमने पढ़ा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में। सबसे पहले तो ये 2 टाइप का था, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी जनरली ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के केस में होता है।
एनीप्लॉयडी के केस में या तो क्रोमोजोम का नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है, जिसके वजह से डिफिशियंसी ऑकर्स होता है। तो वहाँ टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा ही एग्जाम्पल था, डाउन सिंड्रोम और क्लिफिंटर सिंड्रोम तीसरा। तो क्लिफिंटर सिंड्रोम के केस में हमने देखा कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 से 47 हो गया है ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ एक्स क्रोमोजोम। टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा कि वहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 से 45 हो गया है ड्यू टू डिक्रीजेज ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो टोटल 45 क्रोमोजोम हो गया था वहाँ पे, इस वजह से फीमेल में स्टेरिलिटी आ गया था। और फीमेल में भी क्या होता है, मेल वाले कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि फीमेल बिल्कुल स्ट्राइल हो जाती है ड्यू टू इम्बैलेंसेस ऑफ ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ सिंगल डिफिशियंसी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। ऐसा टर्नर सिंड्रोम में होता है। डाउन सिंड्रोम कहने का मतलब इसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम में का प्रेजेंटेशन यहाँ ना होकर यहाँ पे ऑटोजोमल पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस 21st पेयर में या तो इंक्रीजमेंट हो जाएगा क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ अ क्रोमोजोम में, या डिक्रीजमेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ अ क्रोमोजोम में। तो इस बेसिस पे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीज़ ऑकर्स होता है, जहाँ ह्यूमन बींग्स में ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, जिसके वजह से स्टेरिलिटी भी कॉज हो सकता है। इसके बाद फिर ओपनिंग ऑफ माउथ, फ्लक्चुइंग ऑफ टंग, ब्रॉडिंग ऑफ पल्म और रिटार्डिंग ऑफ ब्रेन, इस तरह का प्रॉब्लम डिफिशियंसी देखने को मिलता था। तो ये था लास्ट वीडियो के साथ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी कम एंड। नाउ you should give more attention on your study to clear these all topics while you have studied in these chapters। और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।